सेगमेंट वो डेली करंट अफेयर का है और आज हम टोटल 5 टॉपिक पे बात करेंगे। ये जो टॉपिक हैं आप इसको जीएस से भी रिलेट करके देख सकते हैं क्योंकि सारे टॉपिक किसी न किसी सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं। ठीक है, किन किन टॉपिक पे बात करना है तो पहला है काजू को जीआई टैग दिया गया है। ऑपरेशंस अजय, एशियाई खेल 2023 में भारत की अवस्थिति, आने वाले समय में एशियाई गेम कहाँ पे खेला जाएगा, इस बार कौन कौन से नए खेलों को शामिल किया गया है, श्रेष्ठ योजना क्या है, किनको किनको यहाँ पे फायदा मिलेगा, इस योजना के अंतर्गत क्या मापदंड तैयार किए गए हैं, नानाजी देशमुख का आप भारत के इतिहास में क्या उपयोगिता थी, किन किन लोगों से किन किन पराक्रमों से ये जुड़े हुए थे, किन किन छवियों से इनकी एक नज़दीकियाँ थीं और भारत के परिदृश्य में क्या इनका उपयोगिता रहा है, इन सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे। अगर ये टॉपिक आप पहले से कवर कर चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को आप स्किप कर देना, टॉपिक आपके सामने है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ये वीडियो काफ़ी रिलेवेंट होने वाले हैं एग्ज़ाम के मापदंड से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वन बाय वन टॉपिक पे। पहला है काजू को जीआई टैग दिया गया है। गोवा के काजू को जीआई टैग दिया गया है। एक्चुअली हुआ क्या था कि गोवा का जो काजू है वहाँ के लोग तो इसको प्रमोट नहीं कर पा रहे थे। अन्य राज्य, अन्य स्थानीय लोग काजू की पैकेजिंग करने के बाद उसमें कुछ उच्च कोटि के भी काजू रहते थे, कुछ उच्च कोटि के काजू नहीं भी रहते थे। वहाँ पर क्या किए हैं कि काजू की पैकेजिंग करने के बाद गोवा काजू का टैग लगाकर उसको मार्केट में बेच देते थे और लोग गोवा काजू के नाम पर काजू को खरीद भी लेते थे। अब इससे हुआ क्या कि जिस काजू को गोवा के नाम पे बेचा जा रहा है वहाँ के काजू को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, बाकी लोग अपने काजू को सेल कर दे रहे हैं। ये वहाँ के लोगों के द्वारा, जो इससे जुड़े उत्पादों से लोग जुड़े हैं, उनके द्वारा आवाज़ उठाई गई कि भाई हमारे काजू का हरासमेंट हो रहा है, हमारे काजू उत्पादित तो हो रहे हैं लेकिन मार्केट में उनको वो जगह, वो छवि नहीं मिल पा रही है। ठीक है, अगर बात करें कि क्या स्थिति रही है तो गोवा में जो काजू प्रसंस्करण इकाइयां हैं 2005 में 40 इकाइयां थीं जो कि घट कर आज 2023 में 15 बस बची हैं। अब आप समझ सकते हैं कि काजू उत्पादन को किस तरह से यहाँ पर हानि पहुंचा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैटर है। अगर एग्जाम में आता है कि काजू को जीआई टैग दिया गया है, ऑप्शन में रहते हैं गोवा, पांडिचेरी या समथिंग और राज्य, तो आपको गोवा टिक लगाना है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंतर्गत इसको लाया गया है। रही बात जीआई टैग क्यों दिया जाता है उत्पाद को, देखिए जीआई टैग देने से बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा कि जो उत्पाद होता है उसको एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलता है, जो उस उत्पाद से जुड़े लोग हैं उनको भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारी बाहरी कंपनियां होती हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाहती हैं ऐसे इंडस्ट्री में जो कि एक लोकप्रियता का कारण बने, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि भाई हम एक ऐसे उत्पाद में पैसा डालें जो कि हमें भी मुनाफा मिले, प्लस साथ ही साथ ऐसा उत्पाद हो जो एक अंतर्राष्ट्रीय छवि बना सके, अंतर्राष्ट्रीय उसको एक सम्मान अंतर्राष्ट्रीय उसको एक नाम दिया गया हो। ठीक है, तो उत्पादन प्रोत्साहन, इससे जुड़े लोगों को मोटिवेशंस, मैक्सिमम यहाँ पर इन्वेस्टर आ सके और इस उत्पाद को इनोवेट कर सके, उत्पादित कर सके और इसको एक मार्केट में एक अच्छी छवि मिल सके, तो जीआई टैग का पूरा यही कारण होता है। और इसकी संस्कृति भी बची रहे। जो उत्पाद होता है या जिस भी सेगमेंट को जीआई टैग दिया जाता है, मतलब उसकी संस्कृति भी बची रहे। ऐसा ना कि वो पतन हो जाए, वो चीज़ें खत्म हो जाएं। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि कोई स्थानीय उत्पाद है, जब वो पतन के कगार पे आ जाता है तो भी जीआई टैग दिया जाता है ताकि वो खत्म ना हो सके, वो हमारे लिए इतिहास न बन जाए। उसके पहले उसमें लोग आएँ, उसमें पैसा इन्वेस्ट करें, उसके प्रोत्साहन को बढ़ाएं और उस उत्पादन को वर्तमान में बढ़ा सकें। ठीक है, बात हो रही है गोवा की, तो गोवा के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 17 दिसंबर 1961 में भारतीय सेना 36 घंटे की कार्रवाई के बाद गोवा को आज़ाद कराया था। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक 30 मई, एक 19 दिसंबर वाला। ठीक है, 30 मई 1987 को राज्य के तौर पर मान्यता दी गई थी गोवा को। 30 मई को स्थापना दिवस मनाया जाता है गोवा का। एक डेट है 19 मई, गोवा मुक्ति दिवस। अक्सर यहाँ पर कंफ्यूजन होता है वनडे एग्जाम में,
19 दिसंबर वाले को स्थापना दिवस बोल देते हैं, 30 मई वाले को गोवा मुक्ति दिवस बोल देते हैं। या कभी कभी तो अगर नहीं पता है तो दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, किसी एक पे टिक लगा देते हैं। ठीक है, तुक्का लग गया तो ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन फॉल्स हो जाते हैं। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, आज़ादी से जुड़ा हुआ है, राज्य के आज़ादी से, इस क्षेत्र के आज़ादी से। 30 मई जो है वह स्थापना दिवस, इसको राज्य के रूप में स्वीकार किया गया था, स्वीकृति मिली। तो ये डेट आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं पुर्तगाली का, क्योंकि पुर्तगाली गोवा का रिलेशंस बहुत प्रगाढ़ रिलेशन रहा है। कार्रवाई के बाद यहाँ पे चीज़ें आज़ादी के स्वरूप में, आज भारत की परिदृश्य है कि लोग वहाँ पे आज़ादी के स्वरूप में हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पुर्तगाली की। पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले भारत में प्रवेश किया। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डिगामा ने 1498 यानी 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर खोज को परिणामित किया। अगर हम कालीकट की बात करें तो वहाँ का तात्कालिक जो शासक था उसका नाम था जमोरिन, याद रखना उसका नाम था जमोरिन। ठीक है, 1498 ईस्वी में पुर्तगाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। मॉडर्न इंडिया का बहुत ही फेवरेबल क्वेश्चंस है। ठीक है, कि इसका स्थापना कब हुआ था। अब अगर बात करें कि यूरोपीय जो कंपनी थी वो भारत में किस क्रम से आई थी, पहले कौन आया फिर कौन आया, तो देखिए पहले पुर्तगाली आए। ठीक है, पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज आए। क्लियर, याद रखना पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीस आए। क्लियर, फ्रांसीस आए। ये क्रम प्लीज आप याद रखना। ठीक है, ये अवरोही आरोही क्रम में भी आपसे पूछा जाता है, तो पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीस आए। ठीक है, तो ये सेगमेंट आपको याद रखना। जो गोवा है और जो पुर्तगाली हैं उनका एक अपना रिलेशंस है, अतिक्रमण करने का, उसको घेराबंदी करके रखने का, इसलिए हमने पुर्तगाल पे स्पेशली बात किया। तो 1498 में ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और सर्वप्रथम भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज किया वो पुर्तगाली व्यापारी वास्को डिगामा था। ठीक है, वो पश्चिमी तट पर अवस्थित जो बंदरगाह है कालीकट, वहाँ पहुँचा था और वहाँ किससे मिला था, जमोरिन से। जमोरिन कौन था, वहाँ का स्थानीय शासक था। ठीक है, यहाँ पे बात हो गई। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। ऑपरेशन अजय क्या है। ठीक है, सो भारत के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। क्लियर, देखिए पूरी संभावना है कि अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं वहाँ पर ये क्वेश्चंस में भी अपनी प्राथमिकता को निभाए। अभी अगर तात्कालिक एग्ज़ाम की उत्तर प्रदेश की बात करें तो पेट का एग्ज़ाम आ रहा है और यूपी आरओ का एग्ज़ाम आ रहा है। ये क्वेश्चंस, ये सेगमेंट आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना कि ऑपरेशन जो अजय है भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है, आपको पता है कि इजराइल और हमास की आपस में लड़ाई चल रही है, प्रतिद्वंदता है। ठीक है, एक जगह है गाज़ा पट्टी, मेन इशूज़ का कारण वो भी है। ठीक है, तो इजराइल और हमास के मध्य युद्ध चल रहा है, जिसका कारण इजराइल में जो भारतीय नागरिक हैं उनको भारत सुव्यवस्थित तरीके से भारत लाना चाहता है। ठीक है, ऑपरेशन अजय नाम दिया है। जो भारत के निवासी हैं उनको भारत लाने के लिए इस जो योजना, जो प्रोग्राम है, उसको ऑपरेशन अजय नाम दिया गया है। तो याद रखना कि इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है, तो जो इजराइल में लोग हैं इस समय वो अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भाई बमबारी का समय है, एक दूसरे पे प्रतिद्वंदता डाला जा रहा है, गोलाबारी करा जा रहा है, तो जो हमारे नागरिक हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो भारत ने पहल किया है, ऑपरेशन अजय के नाम से यह पहल है वहाँ इजराइल में फंसे लोगों को भारत में लाने का। ठीक है, इजराइल में लगभग 18,000 भारतीय
अभी इस समय नोटिफाई हैं, रहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इजराइल और भारत के व्यापार की उपयोगिता की, कि हमारे लिए इजराइल की क्या उपयोगिता है। ठीक है, 2022 तक इजराइल का सबसे बड़ा ग्राहक भारत रहा है। रूस के बाद इजराइल द्वारा भारत का सबसे बड़ा सैन्य उपकरणों का आपूर्ति करता रहा है इजराइल। ये भी आपको नोटिफाई करके रखना है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो उसमें ऐसे सेगमेंट के क्वेश्चंस आपको दिखते हैं कि 2022 की अगर इंडेक्स की रिपोर्ट की बात करें, जो सत्यापित रिपोर्ट की जाते हैं व्यापार के, तो वहाँ पर रूस के बाद इजराइल भारत का सबसे बड़ा सैन्य उपकरणों का आपूर्ति करता रहा है। अब इस मैटर से आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए इजराइल का उपयोगिता क्या है। और ये आईआर का भी सेगमेंट है, आप यहाँ से भी इस मैटर को रिलेट कर सकते हैं आंसर राइटिंग करते समय, कि जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो इजराइल के इम्पैक्ट हमारे लिए क्या है, हमारे लिए उपयोगिता क्या है, क्या प्रभाव डालता है इजराइल का रिलेशंस भारत के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो छोटी सी कड़ी है ना कि रूस के बाद इजराइल भारत का सबसे बड़ा सैन्य उपकरणों का आपूर्ति करता रहा है। ठीक है, तो आपकी जो राइटिंग है वो बिल्कुल इजराइल के दोस्ताना व्यवहार पर जाना चाहिए, झुकाव एक दिखना चाहिए। हालांकि मेजरमेंट करके बैलेंस करके लिखेंगे, लेकिन झुकाव जो है वो दिखना चाहिए, क्योंकि झुकाव ऑलरेडी हमारा है। ठीक है, इजराइल के सभी हथियारों के निर्यात का 42.1% भारत को प्राप्त होता है। आप समझ गए कि क्या उपयोगिता है भारत और इजराइल के दोस्ताना व्यवहार का, और हम क्यों इजराइल के साथ खड़े रहते हैं, या इजराइल हमारे साथ क्यों खड़ा रहता है। उनके टोटल निर्यात का 42.1% भारत को प्राप्त होता है। किसका? हथियारों का। ठीक है, और जो हथियार एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मैटर है ना, ये जो जीडीपी होती है, जो उस देश की अर्थव्यवस्था है, काफ़ी डिपेंड रहती है इस पे। भाई जब हम बनाने को तैयार हैं, कोई खरीदार हमसे नहीं है, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो हम बनाकर क्या करेंगे। तो देश की जीडीपी को चलाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ये मैटर काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब एशियाई खेल 2023 का। आपने इसके बारे में आई होप सब कुछ जान चुके होंगे। थोड़ा सा अलग सेगमेंट है, एग्जाम के व्यू से, ट्रेंड के हिसाब से सारे कंटेंट को हम 1 बाय 1 यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। भारत पहली बार 100+ पदक का आंकड़ा पार किया है एशियाई गेम में, स्पेशली 2023 वाले में, जिसमें से 28 स्वर्ण है, 38 रजत है और 41 कांस्य पदक है। टोटल 107 पदकों के साथ भारत का जो स्थान है वह चौथा है विश्व में आज के समय में। चीन 201 स्वर्ण पदक सहित 383 पदक के साथ नंबर 1 पर है, फर्स्ट पोजीशन पे है चीन आज के समय में। एशियाई गेम 2023 में पहला स्थान चीन का है। ठीक है, उसके बाद कोरिया, यानी आप हम बात कर रहे हैं 190 पदक के साथ, फिर है जापान। ठीक है, तो इंडिया, चाइना, फिर कोरिया, ओके, उसके बाद जापान, फिर भारत। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे अधिक पदक जीतने वाला जो खेल है वह एथलेटिक्स था इस खेल में। साथ ही साथ स्वर्ण पदक इसमें 6 हैं, 14 रजत हैं, 9 कांस्य है, के साथ टोटल 29 पदक इस खेल ने संग्रहित किया है। तो एग्जाम में भी आ सकता है कि सबसे अधिक जो एशियाई गेम 2023 था, सबसे अधिक पदक संग्रहण या सबसे अधिक पदक जीतने वाला खेल कौन सा था, तो एथलेटिक्स था, जिसमें 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य के सहित 29 पदक जीते गए हैं। बात करते हैं हॉकी की। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता तथा जापान को 5-1 से पराजित कर पेरिस ओलंपिक में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। तो ये भी
एग्ज़ाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। याद रखना, हम जापान को डिफेंड करके अपना स्थान कहाँ सुरक्षित कर पाए हैं, तो पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, भारत का जो पुरुष हॉकी है उसने स्वर्ण पदक जीता है। नए खेल कौन कौन से शामिल किए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। 2023 में ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग, ये दो नए खेल हैं जिनको कि शामिल किया गया। नाम याद रखना, ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। ठीक है, 2023 में पुनः कुछ खेलों को वापसी कराई गई है। क्रिकेट, गो, जियांगकी, शतरंज, जिसको कि 2018 में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, वापसी और नए खेल का आगमन। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आप प्लीज अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ये जो खेल है इनकी वापसी कराई गई है। ठीक है, और कुछ नए खेल हैं, यानी पहले से नहीं थे इंक्लूड, अब उनको इंक्लूड किया गया है, ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। ठीक है, 20वें एशियाई खेल वर्ष 2027 में खेले जाएंगे, जो कि जापान में आयोजित होंगे। ठीक है, ये भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अगर बात करें पेट के लिए या राज्य का जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है सारा मैटर छोड़ के आपसे पूछ ले कि जो 20वां एशियाई गेम 2027 वाला है वह कहाँ पर आयोजन, तो जापान में आयोजित होंगे। 19वां एशियाई खेल, ठीक है, जो कि 2022 में होना था और 2023 में आयोजित किया गया है, चीन के होंगझू ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर, ये नाम याद रखना, चीन के होंगझू ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर यानी कि चीन में आयोजन किया गया। होना 2022 में था, हुआ है 2023 में ऑर्गेनाइज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आंसर राइटिंग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्यों, जब इस पर हम बात करेंगे बिल्कुल सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों है। हालांकि इस पर डिबेट भी चल रहा है, हम कुछ बात करेंगे, लेकिन पहले मैटर को जान लेते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए मंत्रालयों का जुड़ा या इस सेगमेंट से जुड़े मंत्रालयों का नाम दे देगा, आप हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। श्रेष्ठ स्कीम, ठीक है, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेट एरिया। ठीक है, यह जो कार्यक्रम है अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट को टारगेट किया गया है, को गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने और जो शेड्यूल कास्ट प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें उस क्षेत्र में विकास के पहल को विस्तार करने की बात कही गई है। मेधावी जो शेड्यूल कास्ट छात्र हैं को सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के जो संबंधित चुनिंदा निजी स्कूल हैं में प्रवेश पाने का अवसर दिया जाएगा। योग्य उम्मीदवार की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा नेट्स यानी नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ परीक्षा आयोजित कराए जाएंगे। यानी जो ये श्रेष्ठ योजना है यह कह रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट छात्र हैं स्पेशली उनके लिए यह योजना लॉन्च करी गई है। कुछ मापदंड हैं, उस मापदंड को पूरा करने के बाद आपका एडमिशन कराया जाएगा जो प्रतिष्ठित निजी स्कूलें हैं, चाहे वो सीबीएसई की हों चाहे स्टेट बोर्ड के हों। ठीक है, उनमें आपका एडमिशन कराया जाएगा। सारी बात को करने से पहले एक बात आप जरूर अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करना कि क्या सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि जो सरकार के द्वारा संचालित स्कूलें हैं उसमें वो क्वालिटी के एजुकेशन नहीं दिए जा रहे हैं, कि निजी स्कूलों में जाने के लिए सरकार प्रोत्साही योजना लॉन्च कर रही है। इसके कुछ लाभ भी हैं तो कुछ हानियां भी हैं। देखिए, लाभ की बात करें तो हर एक छात्र का एक अच्छा
अपने मन में एक मोटिवेशन होता है कि मैं अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ूं। कुछ ऐसे छात्र होते हैं कि इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा अभाव होता है और वो समाज में बिल्कुल मुकाबला करने की अवस्था में नहीं होते हैं, क्योंकि वो उनको न उस लेवल की फैकल्टीज़ प्रोवाइड होती है, न उस लेवल का इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है कि वो समाज के और जो मेधावी बच्चे हैं उनका मुकाबला कर सके। हालांकि उनके पास पूरा वो कैपेबिलिटी होती है, लेकिन वो अभावों को पा करके वो हर एक सेगमेंट में मुकाबला करने से वंचित हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। पहला तो मामला ये हो गया। तो ये बहुत अच्छा योजना है कि समाज में हर एक लेयर को बराबर लाने का कोशिश किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल योजना है। लेकिन बात ये भी तो आती है ना कि जब सरकार के द्वारा अच्छे कॉलेजेज, अच्छे स्कूलें संचालित करी जा रही हैं, तो फिर ये निजी स्कूलों में जाने का क्या मतलब है। बल्कि योजना ऐसी भी तो लाई जा सकती है ना कि लोग सरकारी जगहों में जाने के लिए अपने आप को साबित करें, अपनी काबिलियत को साबित करें। सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑथराइज्ड स्कूलेज हैं, जो सरकार के बिल्कुल देख रेख में चलाई जा रही हैं, वहाँ भी तो लगाने के लिए कंपटीशन को दे सकते हैं, कैटेगरी को फुलफिल करने के बाद आ सकते हैं। फिर ये निजी वाला शब्द कहाँ से आया। तो इन पे जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो बैलेंस करके लिखना है। बिल्कुल यहाँ पर क्रिटिसाइज भी नहीं करना है योजना का, सरकार का, लेकिन बिल्कुल एक तरफा झुकाव भी नहीं देना है। क्यों? क्योंकि निजी संस्थान में अगर बच्चे को भेजा जा रहा है, सरकार के द्वारा ये योजना लाई जा रही है, तो ये एक हिडन वर्ड है ना छुपा कि जो सरकार के द्वारा संचालित संस्थानें हैं, क्या उस लेवल की वो एजुकेशन सिस्टम को नहीं दे पा रही हैं, नहीं बना पा रही हैं कि निजी स्कूल में बच्चा जाए। क्यों ना सरकारी में पढ़े, सरकारी में क्यों ना वो चीज़ें लाई जाएँ, उस लेवल की फैकल्टीज़ लाई जाएँ। तो इस मैटर को आपको ध्यान देना है। आंसर राइटिंग में काफ़ी उपयोगी रहेगा ये मैटर, ठीक है। लेकिन बैलेंस, आंसर राइटिंग बैलेंस होना जी। मेरा व्यू जो है पॉलिटिकल नहीं है, मेरा व्यू पूरा का पूरा है आंसर राइटिंग के अनुसार बात करने का, ठीक है। तो याद रखना कि एनटीए के द्वारा एग्जाम कराया जाएगा नेट्स, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ, ठीक है। सफल उम्मीदवार को 9वीं और 11वीं कक्षा में निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कराया जाएगा, जहां पे हॉस्टल भी हो, स्कूल भी हो। उनको मतलब सारा खाने का, रहने का सिस्टम वहाँ पे प्रोवाइड कराया जा सके। उन्हें 12वीं तक कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरा करने का अनुमति मिलेगा। यानी 9वीं में अगर आप वहाँ पर चले जाते हैं या 11वीं में चले जाते हैं, तो कक्षा 12 तक, क्लास 12 तक आपको वहाँ रहने का, पढ़ने का फुल अथॉरिटी है अपनी शिक्षा को पूरा कर पाने का। पात्रता मापदंड की बात करें तो माता पिता की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख तक वाले लगभग 3000 शेड्यूल कास्ट छात्रों को अपनी योग्यता के आधार पर सालाना चयन किया जाएगा। काफ़ी अच्छा लाइन है, अच्छी योजना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो प्राइवेट स्कूलें हैं, कुछ एनजीओ भी स्कूलों को चलाती हैं, जो कि बहुत नामी गिरामी देश में हमारे स्कूलें हैं जो कि एनजीओ के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो एनजीओ संचालित स्कूलों में भी प्रवेश दिलाया जाएगा। इस योजना के तहत छात्र की पूरी फीस माफ करी जाएगी। जो सरकार वहन करेगी पैसा, जो कि खर्चा अनुमानित लगाया गया है कि 9th क्लास 1 लाख रुपए, जो 10वीं क्लास है वो 1,10,000, 11वीं जो क्लास है वो 1,25,000 और 12वीं क्लास है 1,35,000 का खर्चा आएगा। इस सरकार वहन करेगी रहने का, खाने का। यानी आपको पूरा का पूरा रहना, खाना और पढ़ना मुफ्त है। बस आपको वहाँ पर अपनी पठन पाठन को संचालित करना है और कक्षा 12 तक वहाँ पर अपनी काबिलियत को और बढ़ाना है, अपनी क्वालिटी में और ज़्यादा इंक्रीमेंट लाना है, ठीक है। नानाजी देशमुख लास्ट टॉपिक है, बात कर लेते हैं। न्यूज में चल रहा था तो मैंने यहाँ पर लाना चाहा। समाज सुधारक थे, शिक्षाविद थे,
और राजनीतिज्ञ भी थे। 1950 में देश का पहला गोरखपुर में सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय स्थापित किया था। इस नाम से बिल्कुल आप वाकिफ होंगे, सरस्वती शिशु मंदिर। इसका स्थापना के जो जनक हैं वो नानाजी देशमुख हैं। 1950 में सर्वप्रथम गोरखपुर में इन्होंने स्थापित किया था। दीनदयाल संस्थान के संस्थापक भी थे ये, ठीक है, ये भी आपको नोटिफाई करना। आप देखेंगे सारे कंटेंट यहाँ पे वनडे एग्जाम वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारे लाइन इंपॉर्टेंट हैं। नानाजी ने चित्रकूट में ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय था यह। ग्रामोदय विश्वविद्यालय भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय है। इन्होंने विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया भूदान आंदोलन में भी भाग लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं गोरखपुर का, अपनी उपयोगिता है इतिहास में। सो इससे जो जुड़े एग्जाम के कंटेंट होते हैं उस पर बात कर लेते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं। देखिए, गोरखपुर ऐसा स्थान है जहाँ पे गीता प्रेस है। इसका स्थापना 3 मई 1923 में किया गया था। संस्थापक का नाम आता है तो जय दयाल गोयनका घनश्याम दास जलान, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये टॉपिक एनालिसिस करना? क्योंकि 2021 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वह दिया गया है गीता प्रेस को। तो गीता प्रेस के संचालक को, संस्थापक को नाम पूछ सकता है। एक टॉपिक और है 4 फरवरी 1922 वाला चौरी चौरा कांड, ठीक है। यही वो कांड है कि एक पुलिस थाना था, कोतवाली थी, वहाँ पर लगभग 22 पुलिसकर्मी थे जिनको कि जला के मार दिया गया था। वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा विरोधाभास का मैटर चल रहा था। तो चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा जगह है गोरखपुर में, जो कि अब तहसील के रूप में वहाँ पे तब्दील हो गया है, तहसील है वहाँ पर। तो चौरी चौरा जो जगह है वहाँ पर यह कांड हुआ था। टोटल लगभग 22 लोग थे, पुलिसकर्मी थे, अंग्रेजों के पुलिसकर्मी थे। उनको उस जेल में मारा गया था, जिसको विरोध में गांधी जी ने तात्कालिक रूप से घोषणा किया कि जो असहयोग आंदोलन है वह निष्क्रिय किया जाए, रोका जाए, बंद कर दिया जाए। देश में काफ़ी देशव्यापी उसका अवहेलना भी हुआ। काफ़ी प्रतिष्ठित नेताओं के द्वारा, देशभक्तों के द्वारा उसका विरोध किया गया कि अभी तो बिल्कुल चरम पे पहुंचने वाला है ये असहयोग आंदोलन, क्यों तुरंत बंद किया जा रहा है? तो कारण बताया गया कि गांधी जी चौरी चौरा जो कांड है उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसी कार्रवाई भारत के लोगों के द्वारा, हिंसक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, हम इसका समर्थन नहीं करते। तो एवरीबॉडी, टोटल ये टॉपिक था जिस पे कि हमने बात करना चाहा।